नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है उसकी कहानी क्या है। राइट, आखिर वो कंट्रीब्यूशन किसको देना है? क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को देना है? कितना देना है? क्या कोई एग्जेम्पशन भी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में? या फिर जब कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो कौन देता है, किसकी जिम्मेदारी होती है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के अकाउंट तक पहुंच जाए? इसके अलावा बेनिफिट पीरियड और कंट्रीब्यूशन पीरियड में क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलरिटी है, इसको आज हम समझेंगे। इसके पहले हु वी आर ह्यूमन पेरिटस। हम पिछले 10-15 सालों से यूजीसी नेट एचआरएम, यूजीसी नेट मैनेजमेंट और यूजीसी नेट कॉमर्स में तैयारी करा रहे हैं। हमारे तैयारी कराने का क्या तरीका है, इसके लिए बहुत आसान है समझना। वेबसाइट पे जाइए, हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए एंड देन विल लेट यू नो कि हमारा कोर्स कैसा है। इसके अलावा आप हमारे साथ एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, जिससे आप खुद ही समझेंगे कि आखिर क्लासेस या फिर बुक्स या फिर सवाल किस तरीके से हैं। सो बैक टू द ट्रैक, आते हैं अपनी कहानी पे और शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ईएसआई एक्ट की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन सबसे पहला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या है? बेसिकली ये है कि एक फंड बनेगा कंट्रीब्यूशन से और भी सोर्सेस से। कॉर्पोरेशन इस फंड को एडमिनिस्टर करेगा और जो भी बेनिफिट्स ईएसआई एक्ट में दिए गए हैं वो इस फंड से एम्प्लॉय को देगा। तो उसी फंड में एक पार्ट होता है कंट्रीब्यूशन का। अब ये कितना पार्ट होता है उसको हम समझ लेते हैं। पहली बात तो देयर आर टू पार्टीज जो इस कंट्रीब्यूशन को देंगी। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर एंड द सेकंड इज एम्प्लॉय। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। जो एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इज 3.25% ऑफ वेजेस। ठीक है, मंथली वेज की बात करता है ये। ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.75% ऑफ मंथली वेजेस। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एम्प्लॉय। ठीक है, क्या कहता है ये? परसेंटेज ऑफ मंथली वेजेस। तो मंथली वेजेस की बातें कहां करी गई होंगी? बिल्कुल सही बात, मंथली वेजेस की बातें सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट में करी गई होगी, जो ईएसआई एक्ट में दिया गया होगा। ठीक है, तो ये हो गई कंट्रीब्यूशन की बात। एक और नोट पॉइंट इसमें आप देख लीजिए कि ये जो रेट होते हैं ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो रेट पिछली बार अपडेट हुए थे, कितने हुए थे? इतने हुए थे। और कब हुए थे? 1 जुलाई 2019 में। ठीक है, ये नोट इस टाइम पे अपडेट हुए थे। एक और नोट इसमें देख लेते हैं कि कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि एम्प्लॉय के जो वेजेस हैं वो इतने कम हैं कि कंट्रीब्यूशन देना भी उनके लिए हानिकारक है। तो उस केस में क्या मिलता है? उस केस में एग्जेम्पशन मिलता है मिनिमम लिमिट पे। एंड दैट मिनिमम लिमिट इज एवरेज डेली वेज शुड बी लेस देन और इक्वल टू ₹176। ठीक है, तो कोई भी एक दिन की कमाई अगर उनकी ₹176 से कम है या इतनी है, तो उस केस में देयर विल बी एन एग्जेम्पशन जो कि एम्प्लॉय को मिलेगा। इस केस में एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन देगा बट एम्प्लॉय को अपना कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली ईएसआई में एनरोल्ड हो जाएगा अगर ये एक्ट वहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंट्रीब्यूशन की पूरी कहानी। बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर इसको पीएफ एक्ट से कंपेयर करोगे तो वहां जो रायता फैला है वो यहां पर काफी ज्यादा समेटा गया है। ठीक है, तो ये हो गई बात कंट्रीब्यूशन की। अब अपनी दूसरी बात पे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन। कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन कौन देगा? ये सवाल का जवाब के लिए आपको ईएसआई एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर एक एस्टेब्लिशमेंट में 100 एम्प्लॉय हैं तो क्या 100 के 100 एम्प्लॉय जाके बैंक में का पैसा देंगे कॉर्पोरेशन को? नहीं, जिम्मेदारी दी जाएगी एम्प्लॉयर की। ठीक है, तो इट विल बी एम्प्लॉयर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा। यानी कि वो मंथली वेजेस से हर एक एम्प्लॉय की 0.75% काट लेगा और अपना 3.25% भी उसमें जोड़ देगा। तो अगर 10 एम्प्लॉयज हैं तो 10 एम्प्लॉय के लिए वो सारा पैसा इकट्ठा करेगा। ठीक है, उसके बाद ये इकट्ठा करके कहां देगा? ये इकट्ठा करके वो देगा ईएसआई के, यानी कॉर्पोरेशन के अकाउंट में, जो कि नियर बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई और बैंक में होगा। ठीक है, इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशन। तो जमा कराने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की हो गई। अब यहां पे एक और पॉइंट नोट करिए। ठीक है, कि आखिर देगा पर कब देगा?
तो बेसिकली कब देने की कहानी भी बड़ी आसान कर दी है। बोला गया है कि जैसे ही कंट्रीब्यूशन ड्यू हो जाए, यानी कि जैसे ही वेज पीरियड खत्म हुआ, पैसा आया, ठीक है, जैसे ही कंट्रीब्यूशन ड्यू हो जाए उसके विद इन 15 डेज एम्प्लॉयर को ईएसआई अकाउंट में, ईएस कॉर्पोरेशन के अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है विद इन 15 डेज कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन जाता है कॉर्पोरेशन के अकाउंट में, और ये कौन देता है? ये एम्प्लॉयर देता है। तो ये भी कहानी बड़ी आसान। अब आते हैं अपने तीसरे पार्ट पे, दैट टॉक्स अबाउट कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड। ठीक है, तो इसमें ज्यादा समझते नहीं है, सीधे ही अपनी टेबल बना लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है एक, एक होगा आपका बेनिफिट पीरियड। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पीरियड को आपको याद रखना है फाइनेंशियल ईयर के टर्म में। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल कैलेंडर के टर्म में। ठीक है, बस ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से होता है। तो भाई मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल से 6 महीने बढ़ा दिया मैंने। तो अगर अप्रैल से 6 महीने जोड़ूं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 तक होता है, तो 30 सितंबर। ठीक है, ये हो गया पहला कंट्रीब्यूशन पीरियड। दूसरा कंट्रीब्यूशन पीरियड जो बचा हुआ पीरियड है, यानी कि 1 अक्टूबर, अगेन मैंने 6 महीने बढ़ा दिए, और कब तक? 1 अप्रैल से पहले की डेट 31 मार्च। मैं गिन भी लूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन पीरियड। बेनिफिट पीरियड क्या होगा अब? ठीक है, बेनिफिट पीरियड भी बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। तो जो बेनिफिट पीरियड होगा दैट विल बी नथिंग बट +3 मंथ्स। 3 मंथ आगे खिसका दीजिए, वही करस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड होगा फॉर दी कंट्रीब्यूशन पीरियड। तो करस्पॉन्डिंग बोल दिया मैंने, मैं इसको लिख देता हूं, बेनिफिट पीरियड कितना होगा। तो बेनिफिट पीरियड यहां पे होगा आपका, 3 महीने बढ़ा दिया, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 1 जनवरी से 6 महीने लगा दो 30 जून। ठीक है, दूसरी बात, बेनिफिट पीरियड आपका दूसरे केस के लिए कितना होगा? 1 जुलाई से, फिर से मैंने 6 महीने बढ़ा दिए, 31 दिसंबर तक। ठीक है, +6 +6 दोनों के लिए हो जाएगा। अब आप इसको नोट करिए कि आखिर मैंने ये क्यों लिखा था, फाइनेंशियल ईयर और नॉर्मल कैलेंडर ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इसलिए क्योंकि वो 1 अप्रैल है, नॉर्मल कैलेंडर ईयर इसलिए क्योंकि वो 1 जनवरी है। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड आपको याद रखना है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलेगा 6 6 महीने के ब्रैकेट में। बेनिफिट पीरियड आपको याद रखना है, नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से चलेगा 6 6 महीने के पीरियड में। तो इसका मतलब क्या है? इसको और एक लाइन में सिंप्लीफाई करना चाहे तो जो कंट्रीब्यूशन पीरियड हुआ है उसी के करस्पॉन्डिंग बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आपको बेनिफिट चाहिए इस पीरियड में, अगर आपको बेनिफिट चाहिए 1 जनवरी से 30 जून के बीच में, तो चेक किया जाएगा कि आपने ये वाला कंट्रीब्यूशन दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, दैट इज हाउ दिस कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट की कहानी इज रिलेटेड। तो आज हमने 3 बातें करी। एक तो हमने कंट्रीब्यूशन समझा, किसका कितना पार्ट है। दूसरा हमने समझा कि आखिर कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन कैसे एक एम्प्लॉय के खाते से सीधे कॉर्पोरेशन के खाते में जाता है। ठीक है, तीसरा हमने समझा कि आखिर वो जो कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट पीरियड की जो डिफरेंस की कहानी थी वो किस प्रकार थी। आई होप आपको अब चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।